गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह, टीटीसी साइंस फ्रॉम मिशन एकेडमी मंडनपुर बैरी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 4। टॉपिक है आज का हमारा फर्स्ट वन, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रदरफोर्ड का मॉडल डिस्कस किया था। अब उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, मींस कमियां या लिमिटेशंस कह सकते हैं हम इन्हें, कि क्या कमियां रहेंगी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। तो डिस्कस करते हैं, आइए ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, रदरफोर्ड के बाद में जो कमियां थी उनको दूर करते हुए, और साइंटिस्ट का इनका नाम था वो नाइल्स बोर बोल सकते हैं। तो उन्होंने अपना मॉडल दिया और उसके बाद बात करेंगे हम न्यूट्रॉन की। इस वीडियो में आपको तीन टॉपिक है, छोटे छोटे तीनों को क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट वन आइए डिस्कस करते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। यस स्टूडेंट, द evolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable. Okay, any particles in a circular orbit would undergo acceleration. During the acceleration, charged particles would radiate energy. It means, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है और मूव करेगा इस तरह से ऑर्बिट में, सर्कल में, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी होगी, उसमें एनर्जी को रेडिएट करेगा। फर्स्ट में चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी पार्टिकल्स जो चार्ज है जब वो लगातार घूमेगा तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, अगर मैं यहाँ पर घूमूंगा लगातार इस तरह से, ऐसे घूम रहा हूँ, तो एक समय ऐसा आएगा कि मैं घूमते घूमते थक जाऊंगा। इतनी जब मैं मूव कर रहा हूँ तो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये भी एक ड्रॉबैक था कि इस चीज को क्लियर नहीं कर पाए थे ये, कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है जब किसी भी ऑर्बिट में इस तरह से मूव करेगा तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। इसलिए उसकी एनर्जी खत्म होगी, कम हो जाएगी। Thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. It means जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जब घूमेगा तो घूमते घूमते क्या होगा, जैसे मैं अपने एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, मैं अगर घूम रहा हूँ चारों तरफ इस तरह से सर्कुलर मोशन में, तो क्या होगा, मेरे एक समय ऐसा आएगा और मैं गिर जाऊंगा। तो यही तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ चार पार्टिकल्स है जो रिवॉल्विंग कर रहा है, घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन है, तो एक समय ऐसा आना चाहिए उसकी एनर्जी रेडिएट हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब कम होने का मतलब क्या होगा, वो इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। ठीक है, या ड्यूरिंग द, अब कोई भी ड्यूरिंग द आइसोलेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, मीन पॉइंट रेडिएट एनर्जी, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know that atoms are quite stable. मेन आपको ये समझना है, इसको सुनना है सर, कि मेन पॉइंट आपका इसमें क्या है समझने के लिए, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है, घूमता है, तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस करता है, एनर्जी की कम होती हो जाती है और उस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कौन, रदरफोर्ड, इसलिए इसको ड्रॉबैक पर काउंट किया गया। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। सेकंड पॉइंट, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, चलिए फर्स्ट वन, द फुल नेम आप जानते हो, साइड नाइल्स बोर कहते हैं, स्पेलिंग पढ़िए मेरी, कुछ लोग नील्स बोलते हैं, कुछ नाइल्स बोलते हैं। एन ई, स्पेलिंग ध्यान रखें, एन ई आई एन एस, बोर, बी ओ एच आर। ऐसा क्यों है, जो साइंटिस्ट हुए मोस्टली आपने देखा होगा, वो इंडियन तो बहुत कम रहे हैं वर्ल्ड टाइम में, तो मोस्टली फॉरेन कंट्री के हैं। तो फॉरेन कंट्री के नाम जैसा भी बताया आपको,
तो उनका बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप स्पेलिंग याद रखें और उनका नाम लिखते समय किसी से ध्यान रखेंगे कैपिटल लेटर का यूज करके सम्मान दिया जाता है उनको, और कभी स्मॉल लेटर का यूज नहीं करेंगे। तो नाइल्स बोर एंड इसको आप इसे कह सकते हैं, इनका फुल नेम था आईएस के इन्होंने क्या दिया था, बोर्स मॉडल ऑफ एटम दिया था। कहां के थे? नाइल्स बोर का जन्म इनकी बर्थ 1885 एंड डेथ 1962। इनका जन्म 1885 में हुआ था और इनकी डेथ 1962 हुई थी। was born in Copenhagen on 7 October 1885। मतलब इनका जन्म 7 अक्टूबर 1885 में हुआ था। He was appointed प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी। मतलब जहां इनका जन्म हुआ था वहीं पर एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें इनको फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में अपॉइंटमेंट मिला, अपॉइंटेड कर दिए गए। कब? 1916 में, 1916 में। He got a Nobel Prize for his work on the structure of atom in 1922। नील्स बोर को 1922 में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इट मींस 1922 में नील्स बोर को स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। He got the Nobel Prize, ये पॉइंट में आपको ध्यान रखना। He got the Nobel Prize for his work on the structure of atom in 1922। इन्होंने नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज दिया गया 1922 में। कब? किसके लिए? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। Among Professor Bohr's numerous writings, 3 appearing as a books are। इन्होंने अपनी 3 बुक, ये राइटर के रूप में फेमस है, इन्होंने अपनी 3 बुक्स भी लिखी। तो फर्स्ट वन क्या है? द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड वन एटॉमिक थ्योरी एंड थर्ड वन द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये 3 बुक्स ही, तीनों बुकों का नाम भी ध्यान रखेंगे। अगेन लिसन टू मी। फर्स्ट वन बुक थी इनकी, इसकी नाइल्स बोर की इन्होंने बुकें भी लिखी थी। फर्स्ट वन बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड बुक थी इनकी एटॉमिक थ्योरी एंड थर्ड बुक थी द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। राइट, चलिए आप डिस्कस करते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। क्या था बोर्स मॉडल ऑफ एटम? लिसन, according to Bohr's model of atom, in order to overcome the objection raised against Rutherford's model of the atom, it means जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक थे, जो कमियां रही हुई थी, नाइल्स बोर ने दूर किया था। नाइल्स बोर पुट द फॉरवर्ड द फॉलोइंग postulate about the model of the atom। क्या क्या पॉइंट कहे थे उन्होंने, क्या क्या कहा इसके बारे में सुनिए। First one, only certain special orbit known as discrete orbit of electron are allowed inside the atom। इन्होंने कहा था कि कोई भी एटम होता है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये आप एटम मान लीजिए, उसके अंदर जो होते हैं कुछ निश्चित ऑर्बिट्स होते हैं, इन्हें इन ऑर्बिट को सेल भी कहते हैं। SHE डबल है, क्या कहा जाता? ऑर्बिट। इन्हें क्या नाम दिया गया? एक ऑर्बिट आ गया था। ऑर्बिट्स कहते हैं और क्या कहते हैं? सेल भी कहते हैं। सेल कुछ निश्चित ऑर्बिट होते हैं, देखिए कौन कौन से होंगे नाम। like this। So first point क्या था? Only certain special orbit known as the discrete orbit electrons are allowed inside the atom। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं, वो किसी में से कुछ निश्चित ऑर्बिट होते हैं, सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं जिनकी चारों तरफ ये मूव करते हैं। सेकंड में क्या कहता है? while revolving in discrete orbit the electron do not radiate energy।
इन्होंने क्लियर किया था जब कोई इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्ष के अंदर ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी को डिस्क्रिएट नहीं करता है, रेडिएट नहीं करता है। इन्होंने कहा था डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ये अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी भी सेल के ऑर्बिट में मूव करता है चारों तरफ तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। These orbit or cells are called energy levels. स्टूडेंट, एक नेम और दिया गया है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल्स आपको ध्यान रखने वाली चीजें, ये तीनों पॉइंट एक ही है। इट मींस जो आप गोलाकार देख रहे हैं, सर्कुलर कार्डिक ऑर्बिट भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, राइट। ये थ्री नेम से जाने जाते हैं, तीन नाम से जाने जाती है, सेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स। सेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट क्या कहते हैं? While revolving a discrete orbit, the electrons do not radiate energy. मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में मूव करता है तो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, राइट। जबकि यही ड्रॉबैक है किसका? रदरफोर्ड का। वो इस चीज को नहीं क्लियर कर पाए थे, करता भी है या नहीं करता है। नेक्स्ट वन, these orbit और cell are called energy levels. इन्हीं ऑर्बिट को या सेल को एनर्जी लेवल कहा जाता है, राइट। एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर नोन एज दिस। इनको किस नाम से जाना जाता है? आप ध्यान से देखिए, जैसे फर्स्ट वन आप देख रहे हैं अंदर स्क्रीन में, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट वन, फर्स्ट सेल को बेटा कहते हैं के सेल। के सेल क्या कहते हैं इसे? के सेल। के सेल ब्रैकेट में n=1 लिखा जाता है, ऐसा है। देखिए फर्स्ट के है, फिर है आपकी सेकंड वन एल सेल, n=2 लिखा जाता है। नेक्स्ट वन के एल, ये है आपकी एम के एल एम, एम सेल। इसे n=3 लिखा जाता है। और लास्ट वन है आपकी के एल एम एम एन सेल। n=3 लो क्या है, ध्यान से इसे सुने समझे। एनर्जी लेवल्स इन एटम आर नोन एज, इट मींस नाइल्स बोर ने जो आपको स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, ने एटम का एक स्ट्रक्चर दिया और कहा कि एटम के बीच में मिडिल में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ सेल होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, एनर्जी लेवल होती है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट सेल को के सेल कहा जाता है। इट मींस नंबर ऑफ सेल की संख्या 1 होगी, इट मींस n=1 लिखा जाएगा। सेकंड सेल होगी एल सेल, इट मींस नंबर ऑफ सेल n=2। थर्ड सेल होती है एम सेल, नंबर ऑफ सेल की संख्या n=3। नेक्स्ट वन फोर्थ सेल होती है, वो n होती है, उसमें n=3, सॉरी फोर्थ नहीं, हां n=4 लिखा जाएगा। ऐसे क्या लिख दिया था मैंने, n=4 क्या लिखा जाएगा? 4। तो k l m n, राइट। ये सेल है, किसने दी थी? नाइल्स बोर ने। फर्स्ट है k, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ n, k l m n, ये फोर्थ सेल थी। ये था बोर्स मॉडल ऑफ एटम। मैं समझ रहा हूं शायद आप समझ गए होंगे उन्होंने क्या क्या कहा था कि भाई फर्स्ट वन, एक दोबारा से सुनिए। फर्स्ट वन जो भी अपना स्ट्रक्चर दिया और इन्होंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस के साथ घूमता है तो एक निश्चित कक्ष में मूव करता है और वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, राइट। डू नॉट रेडिएट द एनर्जी, और स्पेशल ऑर्बिट में घूमता है। उन ऑर्बिट्स के नाम भी इन्होंने दिए थे, के एल एम एन, इसके लिए आपको किया गया है। और बीच में न्यूक्लियस था, के n=1 होता है, के लिए l के लिए n=2, m सेल के लिए n=3 और n सेल के लिए n=4 होता है। ये सेल थे, ये था आपका बोर्स मॉडल ऑफ एटम। मैं समझ रहा समझता हूँ शायद समझ गए होंगे। The orbits of cells are represented by
लेटर्स KLMN, इसको किससे रिप्रेजेंट किया था? KLM और N से, राइट स्टूडेंट, KLMN से रिप्रेजेंट किया था। और द नंबर ऑफ N is equal to 1 2 3 और 4, इट मींस K में फर्स्ट और इसमें 2 और 3, मतलब सेल का नंबर है ये, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। ये था मॉडल ऑफ एटम अकॉर्डिंग नाइल्स बोर, इस या फिर बोर्स मॉडल ऑफ एटम, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन को समझिए जरा, इसे N से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रॉन को, N से रिप्रेजेंट। न्यूट्रॉन इन 1932 J. Chadwick discovered another subatomic particles which had no charge and mass nearly equal to that of a proton. It means एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था J. Chadwick, J. Chadwick ने 1932 में, लिसन केयरफुली ध्यान से, in 1932 J. Chadwick discovered another subatomic particles. It means 1932 में J. Chadwick नाम साइंटिस्ट ने एक दूसरा एटम का पार्टिकल डिस्कवर किया जिस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं था और इसका एटॉमिक मास लगभग प्रोटॉन के बराबर था। ध्यान से सुनिए, 1932 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम J. Chadwick था, इन्होंने एटम का ही सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया जिस पर देखा उन्होंने कि किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है और इसका एटॉमिक मास किसके इक्वल है? प्रोटॉन के इक्वल था। इसका एटॉमिक किसके इक्वल था? प्रोटॉन के इक्वल था। प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन होता है इसका मास जो होता है वो किसके इक्वल देखा है उन्होंने? न्यूट्रॉन के इक्वल देखा। इसे हम N से प्रेजेंट कर सकते हैं या करते हैं। इट मींस नियर बाय, लगभग ये देखा गया, ये चैडविक ने ये देखा है नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, कि मतलब लगभग तो एक ऐसा सबएटॉमिक पार्टिकल जिसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं था और इसका एटॉमिक मास नियरली लगभग किसके इक्वल था? प्रोटॉन के इक्वल था। इट वाज इवेंटुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। इसे क्या कहा उन्होंने? न्यूट्रॉन कहा। अगेन लिसन टू मी स्टूडेंट, एक चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने 1932 में इन्होंने एटम्स का एक सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया। इन्होंने देखा कि वो ऐसा पार्टिकल में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं था और उसका एटॉमिक मास लगभग इक्वल था प्रोटॉन के। इसको इन्होंने क्या कहा? न्यूट्रॉन नाम दिया, न्यूट्रॉन कहा। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। और क्या क्लियर किया कि न्यूट्रॉन जो होता है वो सभी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अगर आप यहाँ पर न्यूक्लियस दिखा रहे हैं, इस एन से प्रेजेंट करें तो ये जो न्यूट्रॉन होगा इसे हम एन से प्रेजेंट करते हैं तो कहाँ होगा? वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। अगेन लिसन टू मी, न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। अगेन लिसन टू मी, जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट कहाँ होता है बेटा? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इट मीन न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसे छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, ये आपको एक्सेप्शन है, अपवाद है हाइड्रोजन को छोड़कर। इसका सिंबल H है। अगेन लिसन टू मी, जितने प्रकार के जो भी एटम होती हैं उन सभी एटम में न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन हाइड्रोजन में ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, हाइड्रोजन में नहीं होता है। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज N। वैसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? N से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखना, न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट किया जाता है। द मास ऑफ
an atom is therefore given by the sum of the mass of proton and neutrons present in the nucleus. It means ये हम कह सकते हैं इस तरह से देखिए फ्रेंड, इसका मीन्स कहने का ये है कि किसी भी न्यूक्लियस का जो मास होगा वो किसके ऊपर होगा, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट मींस इसे हम प्रेजेंट से करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन n, इट मींस p प्लस n। न्यूक्लियस का मास, ये n फॉर न्यूक्लियस है, p फॉर प्रोटॉन, n फॉर न्यूट्रॉन, इट मींस जो न्यूक्लियस का मास होता है वो किसके सम के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन का सम, इट मींस प्रोटॉन का सम, प्रोटॉन के मास का, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। इट मींस मेरे कहने का मतलब है the mass of nucleus is equal to the mass of proton and the mass of neutron. It means nucleus का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम के इक्वल होता है, तो ये कह सकते हैं n equal to p plus n, the sum of masses of proton and neutron present in the nucleus। ये हम कह सकते हैं न्यूक्लियस को किससे प्रेजेंट किया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम से प्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। यस स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किए 3 पॉइंट। फर्स्ट में ड्रॉबैक ऑफ अदर पोस्टमार्टम ऑफ एटम, सेकंड पोस्टमार्टम ऑफ एटम जिसमें आपने सेल पढ़ी के एलिमेंट जो बोर्ड्स ने बताया था। नेक्स्ट वन न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, और किसने दी, जे चैडविक ने, कब 1932 में, राइट। इसके लिए एक फार्मूला है सभी को याद करने के लिए, अगर आप याद कर सकें, ईट पर नाच, ईट पर नाच, इसको याद करने का मतलब ये है ई फॉर इलेक्ट्रॉन हो गया, और टी फॉर थॉमसन, टी फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, जे थॉमसन, P फॉर प्रोटॉन, ये थॉमसन हो गया, ये T फॉर थॉमसन हो जाएगा, P फॉर प्रोटॉन और R फॉर रदरफोर्ड, इधर N फॉर न्यूट्रॉन और चा फॉर चैडविक। इट मींस शॉर्टली याद करने का तरीका मेथड है ये, नीट पर नाच, P फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी की थी, ये थॉमसन ने की थी, P फॉर प्रोटॉन के रदरफोर्ड ने, N फॉर न्यूट्रॉन चैडविक ने, राइट। Thank you. Next video.